campaign like Modi Saab. He cannot campaign like Amit Shah. He cannot campaign like Rajnath Singh. His campaign का जो स्टाइल है वो बड़ा डिफरेंट है. सो कल वो कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे थे, कुछ गैदरिंग में बात कर रहे थे, और उन्होंने जो इंटरनेशनली जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनको कहा सेल्फ सिलेक्टेड चौधरीज ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. कि ये जो है भारत और ईरान की जो अभी बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर अपने रानी हम मनसब से ही मिलेंगे. देखते हैं यहाँ से आया कोई स्टेटमेंट इशू होती है नहीं होती. गजा की सूरत हाल बताएं आपको. गजा में इसराइल की बमबारी जारी है. 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं. इसराइल ने रफ़ाह में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल भी दागा. तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई. और मुल्क भर की तरह कराची में भी इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है. कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मिलियन मार्च निकाला जाए. दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, बल्कि जो इस वक्त ख़ास फ़लस्तीन को लेकर, गज़ा को लेकर एक ख़ास सूरत हाल बनी हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी ये बड़ा अहम दौरा है. क्योंकि जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और कुछ मालूमात हैं कि भारत को अमेरिका और यूके ने कांटेक्ट किया, और साथ में सऊदी अरब और यूएई ममालिक ने भी कांटेक्ट किया, बहरीन ने भी कांटेक्ट किया, कतर ने भी कांटेक्ट किया कि भारत अपना असर रसूख इस्तेमाल करे ईरान पे कि हूतीज़ ने जो रेड सी पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जिसके तहत वो जो कमर्शियल ट्रैफिक है उस पे ख़ास तौर पे जो इसराइल के लिए हैं उस पे वो उनको जाने नहीं दे रहे, और काफ़ी कशीदगी है. उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका और जो है यूएस ने, अमेरिका और यूके ने अपने एयर स्ट्राइक्स भी की सना में, हुदैदा में और यमन में. काफ़ी इस पे एहतजाज भी हुआ, और हूती का कहना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, वो उनका बड़ा रिजॉल्व है, और वो बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक अमरीकी जहाज़ को भी निशाना बनाया. तो वो डटे हुए हैं कि जब तक गाज़ा में इसराइली दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती वो अपनी जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे. और उन्होंने खलीजी ममालिक को भी ये कहा है, कतर, सऊदी अरब, यूएई को, कि जो ममालिक अमेरिका और यूके को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं, तो उनको भी हम अपने एक लिहाज से निशाना बना सकते हैं. तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो गई है. और ईरान ऑब्वियसली उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है, हूती की जो इस वक्त गवर्नमेंट है वहाँ पे, और बाकी भी हम जानते हैं कि हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह, ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस है. और एक वजह ये भी है कि क्यों फ़लस्तीन पे उस तरह हमें वो नज़र नहीं आता रिस्पॉन्स जो कि होना चाहिए था मुस्लिम दुनिया का, क्योंकि बहुत से ममालिक ये चाहते हैं कि ईरान का जो रसूख है वेस्ट एशिया में वो ख़त्म हो, या इस किस्म की जो तंजीमें हैं ये ख़त्म हो. तो इससे बहरहाल एक बात और भी पता चलती है कि भारत का इन्फ्लुएंस ईरान में, न सिर्फ ईरान में है बल्कि खलीजी ममालिक में भी है, और एक लिहाज से ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है. तो और फिर भारत के अपने भी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये जो रेड सी है, हरमोज स्ट्रेट्स है, इसमें जो है काफ़ी कमर्शियल कार्गो आता है, और भारत भी इस पर डिपेंडेंट है. तो भारत भी नहीं चाहता कि सप्लाई चेन में कोई रुकावट पैदा हो, और चीन के भी इंटरेस्ट में यही है. इसीलिए जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद आई उसमें चीन और रशिया दोनों ने एब्सटेन किया, और ख़ास तौर पे इस मामले में कि हूतीज़ जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ ना करें, ताकि पूरा एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है या ग्लोबल ट्रेड है उसको ख़तरा लाहक हो सकता है, बल्कि हो गया है. बहुत सी शिपिंग कंपनीज जो हैं उन्होंने अब एक लंबा रास्ता इख्तियार कर दिया, वो बहरे अहमर को अब इस्तेमाल नहीं करते इस तरफ से, बल्कि नीचे से होके जाते हैं और अपना शिपिंग हो रही है. तो वो एक मुश्किल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, और हूतीज़ अभी तक डटे हुए हैं. और यही वजह है कि गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं, लेकिन लोगों के लेवल पे, आम लोगों के लेवल पे हूतीज़ को काफ़ी पजीराई मिली है, मगरिब से लेकर मशरिक़ तक. और आम लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलें, किसी मुस्लिम मुल्क ने तो
कुछ स्टैंड लिया फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ तो वो एक बहरहाल ये दौरा अहम है और इससे भारत की ऑब्वियसली एक जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसका भी हमें अंदाज़ा होता है। दूसरी तरफ ताइवान में इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद फिर ताइवान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ गई है। उस इलेक्शन में प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी को जीत अक्सरियत मिली है, तो लगता यही है। और फिर अभी अमेरिका ने ऐलान भी किया है कि वो सरकारी वफ्द भी भिजवाने जा रहा है ताइवान। ये खुद ही 5 जो परमानेंट हैं और उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये जो 5 परमानेंट ममालिक हैं ये टॉप 5 इकोनॉमीज नहीं है। सो इंडिया ने जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बनाया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया, वो कहता है हमें पहले 5 में लाए। सो इंडिया कहता है कि कॉन्सिडर अस अमंग द फर्स्ट 5 इकोनॉमी। हम जो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमीज हैं तो हमें लेके आए। लेकिन आई पर्सनली डिसएग्री विद डॉक्टर जयशंकर बिकॉज उसकी वजह यह है कि वो जो 5 इकोनॉमीज हैं वो पर कैपिटा इनकम और इंडिकेटर्स में मेरा ख्याल है बहुत सारी आगे हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली लगा हुआ है इस चीज में। अभी फॉर एग्जांपल जो उन्होंने वाई भारत मैटर्स जो थी वो भी जो लिखी है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, वर्ल्ड शुड गेट यूज्ड टू इट। The world shall understand that हम ऐसे हैं, हम ऐसे रहना चाहते हैं और हमारी ऐसी ओढ़ना बिछोड़ना है, यही पॉलिटिक्स, यही स्टाइल। और भारत जो है वो उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें। एंड इंडिया वांट्स टू असर्ट इटसेल्फ एज अ सिविलाइजेशन। वो अपने आप को एक प्रॉपर सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो भारत का जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है इसने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया। सो बेसिकली वो जो टारगेट कर रहे हैं वो सीधा ही सीधा जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई आपको क्या प्रॉब्लम है हमारे से, हमें आपकी सारी सिलेक्शन से प्रॉब्लम है, आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। सो ये आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर गेटिंग इनटू इट। वो इंटरनेशनली वो किस तरह दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हम क्या हैं। और वो जो कह रहे हैं, अच्छा उनका जो स्टाइल देखें, वो कहते हैं जी हम विश्व मित्र हैं, दुनिया के दोस्त हैं हम, और हम सारी दुनिया के दोस्त हैं। हम रशिया के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, बर्तन चाइना के मामले में आके थोड़े वो पीछे हटते हैं। चाइना के मामले में आके वो इस तरह की बात नहीं करते। चाइना की जब बारी आती है तो वो कहते हैं दिस इज एन एबनॉर्मल रिलेशन, क्योंकि चाइना ने जी जो एग्रीमेंट्स हैं वो तोड़े हैं। अपनी बुक में भी खैर उन्होंने काफी चीजें लिखा है। एंड देन ही असर्ट्स कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है एंड जो इकोनॉमिक जो राइज है, इसकी वजह से इंडिया हैज द कैपेसिटी कि वो दुनिया के मसले हल कर सकता है। भाई क्या आप अच्छी इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है क्या ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? किस तरह के ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ चाइना इज एन 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज इट कैन रिजॉल्व? एक क्वेश्चन आता है ना, कैन इट रिजॉल्व एनीथिंग इन द रेड सी? कैन इट टॉक टू इजराइल? कैन इट टॉक टू द यूनाइटेड स्टेट्स? कैन इट रिजॉल्व इट्स ओन इश्यूज विद इंडिया? ये क्वेश्चन जो है मुझे ऐसे लग रहा है, सो आई हैव अंडरस्टूड दैट डॉक्टर जयशंकर, हु इज अ वेरी स्मार्ट, calculated diplomat and a politician in now,